स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजाइया सोना। अभी देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद में हिंदू समुदाय को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा परिवार उन पर हमलावर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके सहयोगी मंत्री भी राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। इस कड़ी में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान को लेकर राहुल गांधी से हिंदुओं से माफ़ी मांगने की बात कही है। अभी बोलेंगे गांधी के मुद्दे बता दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने संसद में बोला, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है राहुल गांधी के स्टेटमेंट को? राहुल गांधी जी के बयान की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और समय आने पर पूरा हिंदू समाज इसका जवाब राहुल गांधी जी को अवश्य देगा। सर, आने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति है? 10 सीटों पर उपचुनाव। देखिए, हम लोग हमेशा तैयार हैं। आप देखेंगे कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ। उनसे सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं हिंदुओं को लेकर, क्या कहना चाहिए? गलत है और यह जनता को भटकाने का और एक विशेष वर्ग को खुश करने का ये तरीका है, बस और कुछ नहीं है। क्या बयान में ऐसा क्या है जो हिंदुओं का अपमान है? अपमान क्यों नहीं है? आप संविधान को, सदन बना हुआ है संविधान में मिले हक दिलाने के लिए। तो जब मैंने आवाज़ उठा दी कि कांग्रेस और सपा और बसपा जो है ये आवाज़ उठाए कि उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, कि बताए ना कि कैसे क्यों निषादों को आरक्षण नहीं मिला, कौन दोषी है। जब सदन में आवाज़ उठेगा पता चले कांग्रेस दोषी है फाइल गायब कराने में, सपा बसपा दोषी है। तो ये भटके रहें लोग, ध्यान उधर से हट जाए और ये 8,500 जो मांगने वाला है, 1 लाख मांगने वाला, इससे लोगों का मुद्दा भटक जाए। और क्या भटकने क्या, वो तो सरकार में आए नहीं तो कहाँ कैसे देंगे? अरे जहाँ जिस जगह जिस प्रदेश में उनकी सरकारें हैं वो वहाँ तो देते हैं। अच्छा, तो 10 बाई इलेक्शन होने जा रहा है 10 विधानसभा पर, क्या कहेंगे? उसकी तैयारी चल रही है और हम लोग जो कमी है उसे सुधारेंगे, आगे जीतेंगे। ठीक है, जो 10 बाई इलेक्शन होने हैं यूपी में, विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर तैयारी चल रही है और कहना है जैसे डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा कि वो सीटें जो है जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी साथ अनूप चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार के फिशरीज मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था और अब वो संसद में बयान देकर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने हिंदुओं का कैसा अपमान किया, ये जवाब किसी के पास नहीं है। फिर भी डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस संसद से माफी मांगने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुए सीट पर नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी बहोरन लाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी और उनके सहयोगी मंत्रियों के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मंत्री बनाया, मंत्री बनाया, मंत्री हो गए। और जो हमारी योगी जी की सरकार कार्य कर रही है, जिस तरह विकास काम किए माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, हमारा लक्ष्य, हमारा कार्य केवल जो योजनाएं हमारी सरकार की, जिस तरीके विकास की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, और जो विपक्षी दलों के जो झूठे आश्वासन देके जो अभी चुनाव लड़े हैं उनको पर्दाफाश करना। आगे आने वाले देखिए, भाजपा ने इस सीट से विधान परिषद सदस्य थे, भाजपा ने समाज की आवाज उठाते थे बहुत जोर शोर से। आपसे भी वही उम्मीद समाज। मैं पिछड़े वर्ग का किसी का अध्यक्ष रहा हूँ भाई, तो पिछड़े की नहीं उठाऊंगा, किसकी उठाऊंगा? अब देखिए क्या होता है आगे। भाजपा ने ओबीसी का जवाब ओबीसी से दिया, कहेंगे? ओबीसी नहीं, ओबीसी का अगर कोई हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है। दूसरे दल इस समय चुनाव में झूठ बोले क्यों फायदा उठाया?
आगे देखिए क्या होता है। वर्ग मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा हूँ, इसलिए ओबीसी का बारे में मुझसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं वो। ओबीसी का हूँ मैं। आपको अपना कैंडिडेट बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को, जो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को एमएलटी बनाया, प्रत्याशी एमएलटी बनाया, एमएलटी हो गए। और जो हमारी योगी जी की सरकार कार्य कर रही है, जिस तरह से विकास काम किए माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, हमारा लक्ष्य, हमारा कार्य केवल जो योजनाएं हमारी सरकार की, जिस तरीके विकास की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, और जो विपक्षी दलों के जो झूठे आश्वासन देके जो अभी चुनाव लड़े हैं उनको पर्दाफाश करना। आगे आने वाले देखिए, इस सीट से विधान परिषद सदस्य थे और अपने समाज की आवाज उठाते थे बहुत जोर शोर से। हाँ। आपसे भी वही उम्मीद समाज। अरे मैं पिछड़े वर्ग का ओबीसी का अध्यक्ष रहा हूँ भाई, तो पिछड़े की नहीं उठाऊंगा, किसकी उठाऊंगा? आप देखिए क्या होता आगे आके। भाजपा ने ओबीसी का जवाब ओबीसी से दिया। अरे ओबीसी नहीं, ओबीसी का अगर कोई हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है। दूसरे दल इस समय चुनाव में झूठ बोले के फायदा उठाया है। आगे देखिए क्या होता है। अभी हम चलते हैं गुजरात की ओर। खबरों के अनुसार गुजरात के पाटन शहर में इस साल की तीसरी सबसे बड़ी 142 जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को होगी। इस अवसर पर रथ यात्रा समिति ने सुरक्षा और रूट विस्तार के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। रथ यात्रा के साथ साथ मंदिर परिसर में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे और 2 जुलाई से भगवान के मंदिर में विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। आइए देखते हैं यात्रा की तैयारियां कैसे चल रहा है। कलिंगा शैली मंदिर है, अपने नागर शैली में हो अत्यारे आज नागर शैली है, એટલે આખું કલિંગા શૈલીમાં બનાવી કમ્પ્લીટ એ એમાં જેટલું છે પથ્થર જેટલા લેયર છે સેમ એટલા લેયર આપણે આમાં મૂકેલા છે અને એટલા દેવતાઓને સ્થાન આપેલું છે ત્યાં શિખર ઉપર, નીચે ગવાક્ષોમાં, ઢોકલામાં, મંડપ પણ 2 બનાવ્યા છે, ફૂલનો મંડપ, એક ઢોલ મંડપ, આગળ ચોકી, શૃંગાર ચોકી અને સેમ કલિંગા શૈલીની સવર્ણા એટલે મંડપ ઉપર જે હોય ને સામ્રાજ્ય અને સવર્ણા છે એ પણ આપણે કલિંગા શૈલીની જ બનાવી છે। એટલે આખે આખું સેમ રેપ્લિકા બનાવ્યું છે, એટલે કોઈ પણ જોવા આવે તો એમ લાગે કે આનું મંદિર છે પૂરીનું, બરાબર। અને એના માટે સ્ટડી કરવા માટે મને 3 મહિના લાગ્યા હતા, કારણ કે આમના તો મને કહી દીધું હું અમને ના પાડી શકું। અને બીજું પણ અમે આયોજન કરીએ છીએ, પિયુષભાઈ બોલી નથી શકતા। અમે પાટણની જે ઓળખ છે ચિત્રા જયસિંહની સહસ્ત્રલિંગ, એના માટે અમારે 25 થી 30 એકર જમીન જોઈએ, બરાબર। એ એમનો આઈડિયા છે, બનાવવાનું છે અને અપ ટુ ડેટ બનાવવાનું છે અને સહસ્ત્રલિંગ બનશે પાટણમાં, બરાબર। વેરી ગુડ। અને એ લગભગ મારી આશા છે કે 5 થી 6 વર્ષમાં એ મંદિર પણ તૈયાર થઈ જશે। વેરી ગુડ। અમારી માનસિક તૈયારી, આર્થિક તૈયારી બધું છે, એ કોઈક એવી વ્યવસ્થિત જગ્યા મળે ત્યાં થાય, કારણ કે ત્યાં ટુરિસ્ટ પ્લેસમાં બનાવવું પડે મોટા ગાર્ડન ના, ત્યાં નહીં બની શકે। બનાવી છે સેમ, કારણ કે કલિંગા શૈલીનું મંદિર છે, આપણે નાગર શૈલીમાં હોય અત્યારે આજે નાગર શૈલી છે, એટલે આખું કલિંગા શૈલીમાં બનાવી કમ્પ્લીટ એ એમાં જેટલું છે પથ્થર જેટલા લેયર છે સેમ એટલા લેયર આપણે આમાં મૂકેલા છે અને એટલા દેવતાઓને સ્થાન આપેલું છે ત્યાં શિખર ઉપર, નીચે ગવાક્ષોમાં, ઢોકલામાં, મંડપ પણ 2 બનાવ્યા છે, ફૂલનો મંડપ, એક ઢોલ મંડપ, આગળ ચોકી, શૃંગાર ચોકી અને સેમ કલિંગા શૈલીની સવર્ણા એટલે મંડપ ઉપર જે હોય ને સામ્રાજ્ય અને સવર્ણા છે એ પણ આપણે કલિંગા શૈલીની જ બનાવી છે। એટલે આખે આખું સેમ રેપ્લિકા બનાવ્યું છે, એટલે કોઈ પણ જોવા આવે તો એમ લાગે કે આનું મંદિર છે પૂરીનું, બરાબર। અને એના માટે સ્ટડી કરવા માટે મને 3 મહિના લાગ્યા હતા, કારણ કે આમના તો મને કહી દીધું હું અમને ના પાડી શકું। અને બીજું પણ અમે આયોજન કરીએ છીએ, પિયુષભાઈ બોલી નથી શકતા। અમે પાટણની જે ઓળખ છે ચિત્રા જયસિંહની સહસ્ત્રલિંગ, એના માટે અમારે 25 થી 30 એકર જમીન જોઈએ, બરાબર। એ એમનો આઈડિયા છે, બનાવવાનું છે અને અપ ટુ ડેટ બનાવવાનું છે અને સહસ્ત્રલિંગ બનશે પાટણમાં, બરાબર। વેરી ગુડ। અને એ લગભગ મારી આશા છે કે 5 થી 6 વર્ષમાં એ મંદિર પણ તૈયાર થઈ જશે।
वेरी गुड हमारी मानसिक तैयारी आर्थिक तैयारी बधी है तो केवी व्यवस्थित जगह મળે ત્યાં થાય કારણ કે ત્યાં ટુરિસ્ટ પ્લેસમાં બનાવવું પડે મોટા ગાર્ડન ના ત્યાં નહીં બની શકે समग्र भारत में विविध जगह पर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। गुजरात में अभी 55 रथ यात्रा विविध नगर और शहर में से निकलती है। इसमें सबसे बड़ी और पौराणिक रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में से निकलती है। दूसरे नंबर की गुजरात के अहमदाबाद में से निकलती है और तीसरी सबसे बड़ी और पौराणिक रथ यात्रा पाटन में से निकलती है। ये इस साल 142 साल की रथ यात्रा का 7 जुलाई के दिन प्रारंभ होने वाला है। वो रथ यात्रा के लिए सभी तैयारी मंदिर ट्रस्ट तरफ से हो चुकी है। इसमें धार्मिक, सेवाभावी, शैक्षणिक संस्थाएं, पर्यावरणवादी संस्थाएं और विश्व हिंदू परिषद की संस्था और भगिनी जो संस्थाएं हैं, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, सब जुड़ने वाले हैं। सभी अधिकारी और प्रशासन की ओर से भी हमको हर साल की इस साल पर हमको पूरा आश्वस्त किया है। सभी का हमको सहयोग मिल रहा है। जो नगरजनों है, दाता हो, सबके तरफ से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। भगवान के लिए 111 से ज़्यादा टैब्लो निकलने वाला है और सभी तैयारी हो चुकी है और खूब शांतिपूर्ण माहौल में यह रथ यात्रा निकलेगी। जय जगन्नाथ। बारिश के कारण चल रही चर्चाओं के बीच आज सुबह उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जहां मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस को जानकारी देने पहुंचे। लोक भवन मीडिया सेंटर में बैठक के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श किया, जिनमें से सभी पर अब मोहर लग गई है। पहले चलते हैं मंत्रियों के बयान की ओर। अब इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अखिलेश यादव पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे, वो तो बहुत दिन तो चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र है, अपने विचार रखे। सरकार विधिवत उसका जवाब हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हर्ट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यूपी लोक सेवा आयोग ने ये माना है कि परीक्षा में धांधली हुई है। उसने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सीधे तौर पे धांधली बताया। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्पित है। ये किसी समाज को निश्चित रूप से आघात पहुँचाने वाला बयान है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तृत रूप से बयान भी दिया गया है और चर्चा भी की गई है। अब पार्टी की ओर से, मुखिया की ओर से, सरकार के मुखिया से बयान आ गया है, इसलिए अब मुझे उस पर आगे कुछ नहीं कहना। अखिलेश में एक बार फिर से आपको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनाव है? निश्चित रूप से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होगा और 10 में 5 सीट हमारी पहली गठबंधन है, जिनको रिपीट करके लाना, और 5 सीट जो इंडी गठबंधन के लोगों की है, उस पर भी पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से, पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश
नीचे कर लो आईडी। कि जनता है भारत की, उसका अपमान है, भारतीयों का अपमान है, हर धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें। और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उसका जवाब अगले चुनाव में जनता देगी। और उसके लिए सर्वसार उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उनके बारे में कि वो जब भी होता है किस तरीके से पेश आता है। देखो दिल के अंदर रहने वाली बात बाहर आती है, किस तरीके से उनके अंदर क्या। धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है उससे बहुसंख्यक समाज बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए और कानून आ रहा है। और निश्चित रूप से जितने कानून हैं और इस तरीके भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हर देश की व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को विकास के लिए काम करना चाहिए, धर्मांतरण का नहीं। यूपी में हार की जो समीक्षा हुई उसमें बड़ा कारण ये निकल के आया कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी भी वजह रही है, लोग भाजपा कार्यकर्ता नाराज है। अब उसके लिए बैठक होगा और अभी तो कई बिंदु हैं, एक ही बिंदु नहीं कहा जा सकता। और इसमें जो कह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसा देखने लगा। मंत्रिपरिषद के बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों के जानकारी देने हुए प्रेस वार्ता। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल के झूठ को एक्सपोज करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हमारी सेना को कटघरे में खड़े करने का काम किया और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। बाद में उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी बार बार संसद में माइक बंद होने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर महोदय को माइक बंद करने की और सांसदों को बर्खास्त करने की बात करते हैं, जबकि जिस आसन से बोलने के लिए कहा जाता है उसका माइक कभी बंद नहीं होता। आसन पर सभी दलों के सांसद समानुसार बैठते हैं। कभी भी इस तरह से नहीं किया गया कि माइक बंद किया जाता हो। वैसे भी आसन के पास माइक को बंद करने या ओपन करने का कोई स्विच नहीं है। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर भ्रामक बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में लोगों की जमीन ले ली गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और प्रशासन ने अयोध्या में लोगों को दिए गए मुआवजे के आंकड़े विधिवत रूप से जारी किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया। राहुल गांधी के झूठ का भी तुरंत खुलासा होगा, इसका प्रूफ देने की मांग की गई। आप सदन के पटल पर झूठी बातें नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती। राहुल गांधी के झूठ की पोल खुली है। स्वयं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीद जारी है। उनकी सरकार थी तब बताएं कि एमएसपी पर कितनी खरीद होती थी और ये सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। इस पर राहुल गांधी ने बात पलट दी। राहुल गांधी ने संवैधानिक पद लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, जो बहुत ही दुखद। अपनी पार्टी के गठबंधन की सरकार के पारित ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ दिया था। यूपी सरकार के समय संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस की गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी चलाती। कांग्रेस का चरित्र संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी न्याय, संसद, न्याय प्रणाली और नौकरशाही जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति के अनुरूप किए गए व्यवहार को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें कोई हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं। 2004 में जब राहुल गांधी किसी दायित्व पद पर नहीं थे तो उनके व्यवहार में नाटकीय और मजाक झलकता था, लेकिन आज राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। सबसे बड़ी पार्टी के, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ी पार्टी के नेता और एक संवैधानिक पद पर। तो हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो परिपक्वता के साथ अपने व्यवहार और आचरण में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान
जो हमने देखा बार बार पीठासीन अधिकारी की कुर्सी से उन्हें बोला गया कि आप अपने बात करते समय तर्क और पीठ स्पीकर की तरफ न करें, क्योंकि नियमानुसार कोई सांसद सदन में बोलता है तो उसकी पीठ पीठासीन अधिकारी की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहस का लेवल इस तरह गिर गया है कि आज से पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री प्रणब मुखर्जी से नए सांसद बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी सांसदों के पास सीखने के लिए कुछ बचा नहीं। भारी बारिश के कारण डैम हो गया था ओवरफ्लो, जिससे तटबंध एनटीपीसी को खुद तोड़ना पड़ा। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने इस स्वीकृति दी, बताया कि अगर तटबंध नहीं तोड़ते तो डैम फूटता। डैम के आसपास के 40 एकड़ खेतों में रखर बह गया। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।